गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर से क्लास 12th में जो दूसरा चैप्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। हम इस चैप्टर में हमने पुष्प और इसके विभिन्न भागों का अध्ययन किया था, अलग अलग इसके पार्ट्स के नाम देखे, उनके कार्य जाने। आज हम बात करेंगे बेटा मेल गैमेटाइट्स प्रोडक्शन, यानी जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, नर युग्मक तथा नर युग्मक जनन। यानी अगर हम पौधों में नर भाग, हमने बताया था आपको, जो हमने माइंड मैप एक बताया था, उसमें हम पुष्प की सारी की सारी जो संरचनाएं हैं उनका अध्ययन करने के पश्चात दूसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक था वो ये था, और आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो बेटा पुष्प में जो नर भाग होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो हम नॉर्मली पुंकेसर, पुमंग या इंग्लिश माध्यम वालों के लिए बात करें तो स्टैमेन के नाम से जानते हैं। उसमें हमने आपको अलग अलग बताया था, स्टैमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट यानी तंतु और एंथर यानी परागकोश। बेटा तंतु और परागकोश दोनों को मिला के हम पुमंग बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम में इसको स्टैमेन बोलते हैं। यह पुमंग, यह स्टैमेन ही हमारे पुष्प का नर भाग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो आगे चलकर नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट को जन्म देगा। ठीक है, तो आइए हम स्टडी करते हैं नर भाग या नर जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर में, उनकी स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम जब ध्यान से देखते हैं तो पुष्प में हमको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है कुछ इस प्रकार का है। पुष्प में हमने आपको स्टैमेन का जो स्ट्रक्चर बताया था वो कुछ आपको इस प्रकार का था, जो बाइलोब्ड या द्विपालिक एक संरचना आपको दिखाई जाती है, जिसमें से यह होता है फिलामेंट और दूसरा जो ये चैम्बर बने हुए हैं, जो ये कोश बने हुए हैं, जो पालियां बनी हुई हैं, इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं एंथर। बेटा हिंदी माध्यम के बच्चे याद रखें, एंथर को परागकोश बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आगे चलकर परागकण भरे होंगे, और फिलामेंट को हिंदी में तंतु बोलते हैं। तो आइए हम इसकी संरचना का, इसकी जो आंतरिक संरचना है या इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एंथर को कट कर दें, सेक्शन इसका हम देखें या ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो हमको पता चलेगा कि एंथर वास्तव में कुछ इस प्रकार के जो दो लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, दो लोग या दो पालियां दिखाई पड़ रही हैं, वो यदि हमको इस प्रकार के दिखाई पड़ रहे हैं, ये ध्यान से देखेंगे तो हमको इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। ये एक्शन में जो हमें बाहर से दिख रहा है वैसा एकदम नहीं होता है, अंदर से ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होने के कारण आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसी प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें तो क्या, अब देखिए ये हमने कैसे इसको कट किया है, जो हमने यहाँ पे कट किया है, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर लगेगा। ये इस प्रकार का एंथर है हमारा, ठीक है, जिसमें कि आपको ये पूरा एंथर हमने इसको ऊपर से काट दिया, काटने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि इसके बीच में विशेष प्रकार की टिश्यू की थैलियों जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, और जिन थैलियों के अंदर आगे चलकर भविष्य में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, या आप नॉर्मली कह सकते हो बीजाणु बनेंगे। ठीक है, और ऐसे वैसे बीजाणु नहीं, युग्मक बीजाणु होंगे, यानी इनका नाम ही हम आपको बता देते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या परागकण बनेंगे, जो आगे चलकर नर युग्मक का कार्य करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं
इसमें जो दो, इसके अगर हम नाम देखें तो देखिए ये जो दो कोष आपको दिख रहे हैं, ये दो कोष मिलाकर एक क्या हो जाता है, नॉर्मली आप बताते हैं यहाँ पे लोब बोलते हैं। लोब क्या है, लोब एल लोब। अब इसमें क्या है, ये दो पार्ट मिलके आपस में एक लोब बनाते हैं। एक लोब इधर हो गया इतना, एक लोब इधर हो गया इतना। तो एक लोब में आपको दो चैम्बर दिख रहे हैं, एक लोब में दो चैम्बर, टू चैम्बर्स इन ईच लोब एंड ईच चैम्बर इज आल्सो नोन एज थीका। बेटा यहाँ पे इसको थीका बोलेंगे और हिंदी मीडियम में इसको कोष्ठ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो इसकी बाहरी लेयर है बेटा, इस बाहरी लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उपत्वचा बोलते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम में एपिडर्मिस भी लिख सकते हो, सॉरी हिंदी मीडियम में एपिडर्मिस भी लिख सकते हो और उपत्वचा भी लिख सकते हो, आपको जो नाम जल्दी याद हो जाए, ठीक है। एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की तरफ, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की तरफ मस्कुलर सेल्स, कुछ मतलब थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जिनको हम जिस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम और इस थैली के जस्ट ऊपर की तरफ अगर देखें, इस थैली के जस्ट ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आपको बना के दिखाया, आप समझ लीजिए ये पूरे में बना हुआ है, ठीक। अब इस थैली के जस्ट ऊपर, थैली के जस्ट बाहर की तरफ अगर देखें तो बाइन्यूक्लिएटेड, दो न्यूक्लियस या दो केंद्रकों वाली एक परत पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाओं की, जिसे हम टैपिटम कहते हैं। क्या बोलेंगे, टैपिटम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एंडोथीसियम और टैपिटम के मध्य, हालांकि यहाँ पे काफी कम स्पेस है लेकिन हम आपको बीच में बना के दिखा रहे हैं। एंडोथीसियम और टैपिटम के मध्य की जो लेयर होती है, जो परतें होती है, वहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है और जिनको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर्स, क्योंकि वे बीच में है। मिडिल लेयर्स क्योंकि वे कहाँ है, बीच में। यह आपका हो गया मिडिल लेयर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप थैलियाँ जैसी देख रहे हैं, ये थैलियाँ कोई यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, ये भी एंथम के अंदर उसी फॉर्म में पाई जाएंगी, ठीक है, अंदर जाती हुई। और इनमें सबसे पहली चीज तो इनमें जो टिश्यू भरा हुआ है वो काफी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और क्यों, क्योंकि इसके अंदर आगे चलकर बनने वाले हैं मेल स्पोर या पॉलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले इस टिश्यू का जो नाम होता है वह है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर हिंदी वालों के लिए बात करें तो इसको हम बोलेंगे बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से ध्यान दीजिए, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वे आगे चलकर क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगी, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका इसमें जो पॉलन ग्रेन बनाने वाली है, उस कोशिका को अगर हम अलग कहीं पर लिखें, उस कोशिका को अलग कहीं पर हम बना दें, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हम ये पार्ट यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे स्पेस हमारे पास आ गया। तो हम अगर इसमें एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका, क्योंकि आगे चलकर हमें बनाने वाली है स्पोर, और बेटा याद रखिएगा जो मेल और फीमेल स्पोर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में मेल स्पोर को हम लोग छोटा मानते हैं और फीमेल स्पोर को बड़ा मानते हैं। ध्यान दीजिए कि जो छोटा स्पोर होता है, यानी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोर क्योंकि मेल है, और मेगा स्पोर जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फीमेल स्पोर जो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि इस सेल में माइक्रोस्पोर बनने वाला है, माइक्रोस्पोर बेटा कुछ और नहीं है, इमैच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर ना हो तो उस समय उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस सेल के अंदर से, जिस सेल में जो सेल माइक्रोस्पोर बनाने वाली है वह डिप्लॉयड होगी और उस सेल को हम लोग बोलेंगे पॉलन मदर सेल,
मदर सेल, मदर सेल। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल को हिंदी मीडियम में लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है, इसे हम 2S से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, एमएमसी, यानी कि इसको आप बुक में एमएमसी के नाम से भी लिखा हुआ है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। या कभी कभी कहीं पर पीएमसी के नाम से भी दिया गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही चीज है, पॉलन मदर सेल, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपकी ये सेल है जिससे कि माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं या फ्यूचर में पॉलिनेट बनेंगे, इस सेल में सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब बेटा क्या हुआ, आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो पहले इसमें जो विभाजन होता है वह होता है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके चलते यहाँ पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखेंगे जो पॉलन मदर सेल में अभी आपको 4 डिविजन्स नीचे दिखाई पड़े थे, फिर से वही 4 हम माइक्रोस्पोर, 4 डिविजन नहीं बल्कि 4 स्पोर्स जो बने थे वो 4 ये हैं माइक्रोस्पोर्स, जो कि नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इनका क्रोमोसोमल लेवल जो होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक की बात करें कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, अगर देखिए हैप्लॉइड है तो अगला माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन होते ही इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो एक सेल बन जाती है स्पर्म सेल, और दूसरी बड़ी सेल बनती है वो होती है वेजिटेटिव सेल। बेटा जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, यानी आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें परागकण इसी रूप में, यानी द्विकेंद्रकीय रूप में फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर, या आप कह सकते हैं मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, या परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन जो 40% होते हैं उनमें यहीं पर रहते ही, जो 40% बाकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें यहीं पर रहते ही स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका में फिर से एक और सेकंड माइटोसिस या सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, या समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल 1 से 2 हो जाती हैं, 2 स्पर्म सेल बन जाती हैं, और वेजिटेटिव सेल एक ही होती है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपका जो माइक्रोस्पोर है वह 3 केंद्रकों वाला हो जाता है, और 3 केंद्रकों वाला होते ही इसमें कुछ नए चेंजेस स्टार्ट होते हैं, कुछ नए चेंजेस स्टार्ट होते हैं जो कि हम देखते हैं। तो ऐसा हमको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो यहाँ से आपने अभी देखा कि माइक्रोस्पोर में कुछ जो नए चेंजेस आते हैं, वो नए चेंजेस कुछ इस प्रकार होते हैं कि पहले हमारा माइक्रोस्पोर त्रिकेंद्रकीय था, वेजिटेटिव सेल इसमें पाई जाती थी, 2 स्पर्म सेल या स्पर्म न्यूक्लियाई हो गए। अब जैसे ही ये कंडीशन आती है, इसके बाहर की तरफ सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई एक स्मूथ लेयर पाई जाने लगती है, और इस लेयर को हम लोग कहते हैं एंटाइन। क्या बोले बेटा, एंटाइन। और एंटाइन के ऊपर पॉलन ग्रेन, जो कि बहुत ही नाजुक चीज़ है, बहुत ही कमज़ोर चीज़ है, इसलिए इसको क्लियरली प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर की तरफ हार्ड कंपाउंड की एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, EXINE। बेटा एक्साइन जो लेयर होती है वह एक हार्ड कंपाउंड स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। Sporopollen is the hardest material which has great resistive power against the various enzymes, acids and hormones etc. Means जो स्पोरोपोलेनिन होता है वह ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, या ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा यौगिक होता है जो अलग अलग एंजाइम, एसिड या हार्मोन्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखता है। यानी इस कंपाउंड को हम किसी भी एसिड या एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, विघटित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही यह रचना मिलती है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर हमको देखने से पता चलता है क्योंकि फ्यूचर में पॉलन ग्रेन या परागकण में ये जो स्पर्म न्यूक्लियस है इनका बाहर आना भी
जर्मपोर बोलते हैं, उन जगहों को हम जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से कोई भी पॉलन ग्रेन के जो न्यूक्लियस होते हैं, जब परागण हो जाता है उसके बाद यह पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ताकि पॉलन ट्यूब कहाँ एंट्री कर जाए, आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ तक पॉलन ट्यूब पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना सारी चीजें पता चलती है, बेटा ये पॉलन ग्रेन बन गया, अब ये पॉलन ग्रेन कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन जब ये बन गया तो उसको माइक्रोस्पोर ना कह के क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो आपने देखा कि एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन है वो कुछ और ही नहीं, माइक्रोस्पोर थे, जो कहाँ से बने थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ बनी थी, स्पोरोजिनस टिश्यू में, जैसा हमने यहाँ बनाया वैसे बेटा यहाँ भी है, वैसे यहाँ भी है, वैसे यहाँ भी है, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सारे कार्य हो रहे हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में इस प्रकार के पॉलन ग्रेन इस प्रकार की विधियों द्वारा या परागकण कह सकते हैं तैयार हो रहे हैं। जैसे ही ये परागकण, ये पॉलन ग्रेन तैयार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, या परागकोश स्फुटित हो जाएगा, यानी डेहिकेट कर जाएगा, ठीक है, यानी हट जाएगा और अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाएंगे। और जब पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे उस दौरान ये अलग अलग प्रकार के एजेंट्स के साथ या अलग अलग प्रकार के जो कारक होते हैं उनकी सहायता से मादा भाग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंफर्म हो, ठीक है। लेकिन इस स्फुटन में, इस मैच्योरेशन तक ध्यान दीजिएगा, जो इनके बाहरी सुरक्षात्मक आवरण या ये परतें हैं, इनका भी कुछ कार्य होता है। तो बेटा जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, बेटा टैपिटम का जो कार्य होता है वह होता है अंदर जर्मिनेट कर रहे इमैच्योर पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स को, यानी लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो टैपिटम का तो ये कार्य हो गया। एंडोथीसियम जो कि बीच में थिक लेयर आपको दिख रही है, यह लेयर जब पॉलन ग्रेन अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो यह लेयर सिकुड़ जाती है, और इसके सिकुड़ने की वजह से एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी लेयर है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, और दरार आने की वजह से परागकोश या एंथर एक्सप्लोड कर जाता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथीसियम, जो कि हिंदी में अंतस्थीसियम के नाम से जानी जाती है, इस लेयर का कार्य है, इस परत का कार्य है परागकणों के स्फुटन में या परागकणों के प्रकीर्णन में हेल्प करना, सहायता देना। बाकी मिडिल लेयर, जिनको हम मध्य परत बोलते हैं, और एपिडर्मिस, ये दोनों लेयर का काम जो है वो एंडोथीसियम के साथ मिलकर परागकणों की सुरक्षा करना है। तो बेटा आपको पता चल गया, ये परागकण, ये चारों आप देख रहे हैं थैलियां हैं, यहाँ पर हर एक थैली को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रो मतलब लघु, स्पोरेंजियम मतलब होता है बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, जो कि हिंदी मीडियम में लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा कि लघु बीजाणुधानी क्या है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर इन व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर ग्रोइंग, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, जो फ्यूचर में जाकर अपना परागकण बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, और इसके अलावा इसके अंदर बनने वाला परागकण के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब आपको समझ में आ गए हैं। इस जगह पर आपको एक क्वेश्चन ध्यान देना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परागकणों के बनने तक या पॉलन ग्रेन्स के प्रोड्यूस होने तक, फॉर्म होने तक कितने डिविजन्स होते हैं, या स्पोर मदर सेल में कितने डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन बेटा हुआ था मियोसिस का, यानी एक मियोसिस हुआ था और 2 माइटोसिस हुए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन होकर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक परागकण यानी एक पॉलन मदर सेल से एक पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है उनको कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर इस नर युग्मक का बनना या पॉलन ग्रेन का बनना आपको समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपको आपके क्वेश्चंस का
मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा मेल गैमेट, जो कि यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन, और इस प्रकार से उसका बनना। एक चीज और है, यहाँ पर बात होती है नर युग्मकोद्भिद की। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत बीजी पौधों में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट कौन होता है। बेटा फाइट का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, गैमेटो का मतलब गैमीट और मेल का मतलब मेल, यानी मेल गैमीट कहाँ पर बन रहा है। तो आप समझिए मेल गैमीट यहाँ पे कौन है, ये शुक्राणु कोशिकाएं हैं या स्पर्म न्यूक्लियस हैं, और ये कहाँ बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन इसलिए पॉलन ग्रेन या परागकण, आप कह सकते हैं कि परागकण नर युग्मकोद्भिद का कार्य करता है। यदि हम संधि विच्छेद करें तो नर, आपको पता है युग्मकोद्भिद का मतलब युग्मक प्लस उद्भिद, यानी युग्मक का मतलब तो युग्मक आपको पता ही है हैप्लॉइड्स है, और उद्भिद का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद कौन होगा, पॉलन ग्रेन परागकण, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं pollen grain act as male gametophyte in the angiospermic plants। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी करें, इसको रिवाइज करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। और तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।